हेलो हेलो एंड वेलकम एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो क्या हाल है बच्चों, पढ़ाई की याद आ ही गई? तो चलो शुरू करते हैं। तो बच्चों आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 6 हिस्ट्री का चैप्टर 7 जिसका नाम है अशोक द एम्परर हु गेव अप वॉर। अगर देखो आप अपने इस भैया से पढ़ते हो तो आप जानते हो कि हिस्ट्री को ना अपने बिल्कुल बोरिंग नहीं बनाते और एकदम कट टू कट इंपॉर्टेंट चीज पढ़ते हैं और समझते हैं। ठीक है, तो आज उसी तरह इस चैप्टर को भी हम फटाफट खत्म कर देंगे 30-40 मिनट के अंदर और अच्छे से इंपॉर्टेंट सारी चीजें समझ लेंगे। तो भैया इस चैप्टर में हमें क्या पढ़ने को मिलेगा? देखो इस चैप्टर में तुमने लास्ट चैप्टर तक पढ़ा था महाजनपद, अब हम उससे थोड़ा आगे आएंगे और अब हम पढ़ेंगे किंगडम्स के बारे में, एम्पायर, डायनेस्टीज, मतलब जो बड़े बड़े राजा बनने लगे उनके बारे में, और हम सबसे इंपॉर्टेंट पढ़ेंगे अशोक के बारे में। ठीक है, तो विदाउट एनी डिले चलो वीडियो को शुरू कर देते हैं। बात करते हैं रोशन की कहानी। रोशन clutched the crisp notes that her grandfather had given her on her birthday. While she badly wanted to buy a new CD, she also wanted to just see and feel the brand new notes. It was then that she noticed that all of them had a smiling face of Gandhi ji printed on the right and tiny set of lions on the left. What were the lions there for, she wondered. तो देखो रोशन कौन थी? रोशन एक लड़की थी, ये देख लो यहाँ पे है ना। क्लच द क्रिस्प नोट्स दैट हर ग्रैंडफादर, मतलब उसके ग्रैंडफादर ने, उसके दादाजी ने उसको बर्थडे पे कुछ पैसे दिए। दादाजी तो देते ही हैं पैसे जिसको हम यूज करते हैं। उससे वो ना एक सीडी खरीदना चाहती थी नई उन पैसों से, बट उसके साथ साथ वो जो ब्रांड न्यू एकदम करारे नोट, क्रिस्प नोट यानी करारे नोट जो थे वो उसको टच करके देख रही थी। तो उसने उस पर क्या देखा? उसने देखा कि नोट पे क्या होता है, एक तो गांधी जी का फोटो होता है स्माइल करते हुए, और एक तरफ क्या होता है, एक लॉयन होता है। ठीक है, ऐसा लॉयन। तो वो उसने जानना चाहती थी कि आखिर ये लायन है क्या। तो चलो एक्चुअली वो क्या है, वो क्या है, आपकी लायन कैपिटल है। ये अशोक का सिंबल होता है, जो कि आप समझोगे अभी यहाँ पे। पूरा चैप्टर में आराम समझ जाओगे, टेंशन नहीं लेनी। ठीक है, अ वेरी बिग किंगडम इज इक्वल टू एन एम्पायर। यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट लाइन और एक क्वेश्चन है, व्हाट इज एन एम्पायर? जब कोई किंगडम बहुत बड़ा हो जाता है ना तो उसको क्या कहते हैं आप? एम्पायर कह देते हो। बहुत मोटा हो गया, इसको थोड़ा सा अब ठीक है। The lions that we see on our notes and coins have a long history. यानी कि जो भी हम लायंस यहाँ पे अपने नोट्स पे या कॉपी बुक में देखते हैं उनकी हिस्ट्री बहुत पुरानी है। They were carved in stone and placed on top of a massive stone pillar at सारनाथ। आपको याद है सारनाथ में क्या हुआ था? सारनाथ में हमारे बुद्ध जी ने अपनी एनलाइटमेंट ली थी, या फिर फर्स्ट टाइम पढ़ाया था, फर्स्ट टाइम टीच करा था सारनाथ पे। ठीक है, तो वो जगह इंपॉर्टेंट थी बुद्ध जी की वजह से। वहीं पे एक इस तरीके का अशोक स्तंभ, अशोक पिलर खड़ा हुआ है। देयर वर कार्व्ड इन स्टोन एंड प्लेस्ड ऑन टॉप ऑफ अ मैसिव स्टोन पिलर एट सारनाथ। Ashok was the one of the greatest ruler known to history. On his instruction inscription were inscribed on pillars as well as on rock surfaces. अशोक जो था, अशोक के बारे में हम जान रहे हैं क्या था? अशोक जो राजा था, वन ऑफ द ग्रेटेस्ट रूलर्स नोन टू हिस्ट्री, मतलब आज तक के हिस्ट्री में वन ऑफ द बिगेस्ट रूलर्स, राजाओं में से एक था। And on his inscriptions were inscribed on pillars as well as on rock. अब उसके बारे में इतना कुछ हमें कैसे पता है? क्योंकि वो क्या करता था, अपना जो भी वो चाहता था लोगों को बात अपनी पहुंचाना, बड़े बड़े पिलर्स पे वो उन बातों को लिखवा देता था। इंस्क्राइब यानी कि लिखवा देना, उस पर चिन्हवा देता था, तो जिसकी वजह से वो आज तक हमें दिखते हैं और हम उसे पढ़ के हिस्ट्री को जान पाते हैं। पत्थरों पे करवाता था वही काम। Before we find out what was written in these inscriptions, let us see why his kingdom was called an empire. चलो इससे पहले हम ये जाने कि आखिर उन इंस्क्रिप्शन में लिखा क्या होता था। चलो पहले ये समझते हैं कि उसका जो किंगडम था वो इतना बड़ा एम्पायर आखिर कैसे बना। The empire that Ashok ruled was founded by his grandfather चंद्रगुप्त मौर्य। अब आपको ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, मतलब अशोक जो राजा जिस जगह का था, उस एम्पायर का जो वो था फाउंडर, यानी कि जिसने शुरुआत करी थी, वो थे उसके दादाजी जिसका नाम था चंद्रगुप्त मौर्य। ये भी बहुत अच्छे बड़े राजा थे, मोर देन 2300 ईयर्स अगो। चंद्रगुप्त वॉज सपोर्टेड बाय अ वाइस मैन नेम्ड चाणक्य। अब देख रहे हो आप, चंद्रगुप्त वॉज सपोर्टेड बाय अ वाइस मैन नेम्ड चाणक्य, यानी कि चंद्रगुप्त के साथ उसको सपोर्ट करता था। वो किस वजह से इतना बड़ा राजा बन पाया? क्योंकि उसके साथ एक बहुत ही भले और समझदार इंसान था जिसका नाम था चाणक्य या कौटिल्य। अब आपने चाणक्य नीति तो सुनी होगी ना, तो वही ये चाणक्य है। Many of Chanakya's ideas were written down in a book called the अर्थशास्त्र। आप सोचो, चाणक्य एक बंदा था जिसने उस जमाने में एक किताब लिखी, जो कि आज भी आप MBA करोगे ना, MBA
तो आज भी आपको वो बुक पढ़नी पड़ती है। सोचो उसने उस जमाने में वो कितना इंटेलिजेंट होगा जो ऐसी चीजें लिख दी जो आज भी रेलेवेंट हैं, आज भी काम में आती हैं। डायनेस्टी क्या होता है? When members of the same family become rulers one after another, the family is often called as dynasty. The Mauryas were a dynasty with three important rulers: Chandragupta, his son Bindusar, and Bindusar का बेटा अशोक। देखो डायनेस्टी क्या होता है? जब भी किसी एक फैमिली से लगातार राजा बनते चले जाते हैं तो उसे डायनेस्टी कह दिया जाता है। जैसे मौर्य एक डायनेस्टी है, चंद्रगुप्त मौर्य पहला उन्होंने शुरुआत कर दी, उसका बेटा बिंदुसार, ये भी क्या है? मौर्यन डायनेस्टी के अगले राजा, उसके बाद अशोक, तो ये क्या हो गई? डायनेस्टी हो गई मौर्य। देयर वर सेवरल सिटीज इन द एम्पायर मार्क्ड विद ब्लैक डॉट्स ऑन द मैप। इस पूरे उसमें बहुत से सिटी थे, तक्षशिला, उज्जैन, पाटलिपुत्र। अब देखो आपको पता है मौर्यन एम्पायर जो था वो कह सकते हो या आपकी हमारी हिस्ट्री का ना सबसे बड़ा एम्पायर था। आप पूरे यहाँ से लेके जितना भी आपको ये दिख रहा है ना, ये सब कुछ मौर्यन एम्पायर में था, सब कुछ इतना ज्यादा, समझ रहे हो आप? तो कितना बड़ा था। ये जितने भी ब्लैक डॉट्स हैं ये सब क्या है? ये सिटीज हैं। These include the capital पाटलिपुत्र, तक्षशिला, उज्जैन। तक्षशिला was a gateway to the northwest, including Central Asia, while Ujjain lay on the route from north to south। यहाँ पे तक्षशिला उज्जैन के बारे में बताया गया है। Merchants यानी कि बिजनेसमैन, ऑफिशियल एंड क्राफ्ट पर्सन probably lived in these cities। ज्यादातर इन्हीं शहरों में रहा करते थे। इन अदर एरियाज देयर वर विलेजेस ऑफ फार्मर्स एंड हर्डर्स। बाकी जो एरिया थे वहाँ पे क्या थे? गांव थे जहाँ पे किसान और हर्डर्स रहा करते थे। इन सम एरिया सच एज सेंट्रल इंडिया देयर वर फॉरेस्ट वेयर पीपल गैदर्ड फॉरेस्ट प्रोड्यूस एंड हंटेड एनिमल्स फॉर फूड। ऐसी भी जगह थी जहाँ पे सेंट्रल इंडिया में जहाँ पे लोग रहते थे जंगलों में अपना खाना इकट्ठा करते थे या उगाते थे। पीपल इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ एम्पायर स्पोक different languages, they probably ate different kinds of food and wore different kind of cloth। देखो आज जो इंडिया है ना, एक बात बताओ, आज तुम अपने घर पे बैठे हो, क्या जिस तरीके के तुम कपड़े पहनते हो, जो तुम भाषा बोलते हो, तमिलनाडु चले जाओ वहाँ पे भी सेम होगा? नहीं, वहाँ का लुक चेंज है, लोग अलग हैं, भाषा अलग है। तो इसी तरीके से मौर्यन डायनेस्टी तो एक थी बट उसके अंदर बहुत बड़ी वेराइटी आ चुकी थी क्योंकि वो बहुत बड़ा एरिया था। कुछ लोग अलग भाषा बोलते थे, अलग कपड़े पहनते थे, अलग खाते थे, ठीक है। अब बात करते हैं हाउ आर एम्पायर्स डिफरेंट फ्रॉम किंगडम्स। लास्ट चैप्टर तक भैया हमने समझा था कि किंगडम्स क्या होते हैं, राजा वाले। तो आखिर ये एम्पायर और किंगडम में फर्क क्या है? एम्पायर्स नीड मोर रिसोर्सेज देन किंग्स बिकॉज एम्पायर्स आर लार्जर देन किंगडम्स एंड नीड टू बी प्रोटेक्टेड बाय बिग आर्मीज। सो ऑल्सो दे नीड अ लार्जर नंबर ऑफ ऑफिशियल्स टू कलेक्ट टैक्सेस। सिंपल सी बात है, इसका एक ही आंसर है कि किंग इज स्मॉलर देन एन एम्पेरर। एम्पेरर क्या होता है? एक पूरे कंट्री का राजा, यानी कि हमारे यहाँ का प्रेसिडेंट, जैसे ऐसे समझ लो एग्जाम्पल से, ठीक है। और किंग कौन होते हैं? यानी कि हमारे चीफ मिनिस्टर, यानी कि जो हमारे हर स्टेट के मिनिस्टर होते हैं ना, वो होते हैं किंग्स। तो बहुत सारे किंग मिला के उनके ऊपर होता है एक एम्पेरर, समझे? तो अब आपको समझ में आ गया कैसे डिफरेंस है। बात करते हैं रूलिंग द एम्पायर। इतने बड़े एम्पायर को आखिर रूल कैसे किया जाता था? एज द एम्पायर वो सो लार्ज, एम्पायर इतना बड़ा था, डिफरेंट पार्ट्स वो रूल्ड डिफरेंटली, अलग अलग पार्ट्स में अलग अलग आपका रूल किया जाता था। द एरिया अराउंड पाटलिपुत्र वाज अंडर द डायरेक्ट कंट्रोल ऑफ द एम्पायर। अब देखो आपको इतना तो पता होगा कि जो भी एरिया भाई हमारा सेंट्रल होता है, जैसे दिल्ली है, दिल्ली हमारा सेंट्रल रीजन है, तो वो क्या है, हमारे कई बार वहाँ पे प्रेसिडेंट रूल चलता है। मतलब ऐसे नहीं कि वहां पे जो प्रेसिडेंट, मतलब भाई सिंपल सी बात है, राजा जहां रहेगा मेन एम्परर, वो वहां का तो रूलर वो खुद ही रहेगा ना, वहां थोड़ी वो किसी और को अपने से बड़ा होने देगा। तो बिल्कुल वही चीज है। उस जमाने में क्या होता था, जो पाटलिपुत्र वाला एरिया था, बिहार वाला, वहां पे राजा एम्परर, किंग नहीं एम्परर, वो खुद रूल करता था। This meant that officials were appointed to collect taxes from farmer, herder, craft person, trader who lived in villages and town in the area। यानी कि वो खुद ही लोगों को अपॉइंट करता था टैक्स इकट्ठा करने के लिए। किन से? फार्मर से, हर्डर से, क्राफ्ट पर्सन से, ट्रेडर से, इन सब से, जो भी लोग गांव में रहते थे या आसपास के क्षेत्र में रहते थे। ऑफिशियल्स ऑल्सो पनिश्ड दोज हु डिसओबेड द रूलर्स ऑर्डर। और जो भी इंसान आपके एम्परर का रूल नहीं मानता था, टैक्स नहीं देता था, उसको पनिशमेंट भी दी जाती थी, जेल में, कारावास में डाल दिया जाता था, अलग अलग पनिशमेंट। Many of these officials were given salaries. Messengers went to and fro, and spies kept a watch on the officials. देखो एम्परर के पास ना बहुत पावर थी, यानी कि पहले तो वो सैलरी दिया करता था इन लोगों को, दूसरा उसके पास साथ मैसेंजर्स, यानी कि जो मैसेज एक राजा से दूसरे राजा तक पहुंचाते हैं, वो काम करते थे। उसके अलावा एम्परर के अपने स्पाइज, यानी कि वो होते थे
मतलब स्पाइज यानी कि एजेंट होते हैं ना, स्पाई यानी कि जिनका काम होता है नजर रखना, वो ऑफिशियल्स पे नजर रखते थे और राजा को बताते रहते थे कि आज इसने क्या करा क्या करा। एंड ऑफ कोर्स द मेंबर ऑफ द रॉयल फैमिली, and of course the emperor supervised them all with the help of members of the royal family and senior ministers. of course क्या emperor का काम होता था उन सबको सुपरवाइज करना, किसकी मदद से, पूरी रॉयल फैमिली की मदद से और सीनियर मिनिस्टर्स जो भी उसके कोर्ट में थे। There were other areas of provinces. Each of these were ruled from a provincial capital such as Taxila और उज्जैन। जैसा मैंने आपको बताया ये बिल्कुल कंट्री समझ लो, उसके अंदर स्टेट है तो हर स्टेट की कैपिटल हुआ करती थी, जैसे कि तकजिला और उज्जैन, ये दोनों क्या है, कैपिटल है। Although there was some amount of control from Pataliputra and royal princes were often sent as governor, local customs and rules were probably followed। देखो, although there was some amount of control from Pataliputra, देखो वैसे तो कुछ काफी हद तक कंट्रोल जो है पाटलिपुत्र से कर लिया जाता था, और उसके साथ साथ जो रॉयल प्रिंस थे यानी कि राजा के बच्चे हुआ करते थे उनको भेजा जाता था एज गवर्नर या फिर लोकल कस्टम रूल्स पर प्रोबेबली फॉलोड, ताकि रूल जो है लोकल कस्टम और रूल्स हैं वो फॉलो किए जाएं अलग अलग जगह में पूरे आपके एम्पायर के। Besides, there were vast areas between these centers. Here, the Mauryas tried to control roads and river, which were important for transport. उसके साथ साथ बहुत, क्योंकि एरिया बहुत बड़ा था, क्योंकि आपका मौर्यन एम्पायर बहुत बड़ा था, तो अलग अलग जैसे तकजिला, उज्जैन, ये सब बहुत दूर दूर हो जाया करते थे, पैदल के लिए बहुत लंबा रास्ता था। तो जब मौर्य जो थे उन्होंने क्या सोचा, उन्होंने क्या क्या करा, उन्होंने रोड्स को कंट्रोल करा और रिवर्स को, विच वर इंपॉर्टेंट फॉर ट्रांसपोर्ट एंड टू कलेक्ट वॉट एवर रिसोर्सेज वर अवेलेबल एज टैक्स एंड ट्रिब्यूट। यानी कि जो भी, मतलब जैसे आज आप समझ लो टोल, जैसे टोल टैक्स होता है ना, जब भी आप किसी रोड पे जाते हो एक अच्छी रोड पे तो वो आपसे टोल टैक्स लेते हैं। तो ये किसने शुरू कर दिया था, ये शुरू कर दिया था आपके अशोक ने मौर्यन एम्पायर के टाइम पे, टोल टैक्स इकट्ठा करना या रिवर टैक्स इकट्ठा करना कि इस रिवर से जा रहे हो तो टैक्स देना पड़ेगा, इस तरीके से। फॉर एन एग्जाम्पल, जो अर्थशास्त्र किताब है ना उसमें लिखा हुआ है, टेल्स अस नॉर्थ वेस्ट वॉज इंपॉर्टेंट फॉर ब्लैंकेट्स, साउथ इंडिया फॉर इट्स गोल्ड एंड प्रेशियस स्टोन्स, इट इज पॉसिबल दैट दीज रिसोर्सेज वर कलेक्टेड एज ट्रिब्यूट। अर्थशास्त्र में बताया गया है कि मौर्यन एम्पायर के समय में क्या नॉर्थ वेस्ट में आपके ब्लैंकेट्स बहुत अच्छे थे, इंपॉर्टेंट थे, साउथ इंडिया में गोल्ड इंपॉर्टेंट था, प्रेशियस, तो ये अलग अलग चीज़ें अलग अलग जगह पर उगाई जाती थी और काम होता था। बात करते हैं ट्रिब्यूट की। अनलाइक टैक्सेस, देखो टैक्सेस एक तो होते हैं जो देने कंपलसरी होते हैं, जो कि कलेक्ट किए जाते हैं रेगुलर बेसिस पे, यानी कि हर महीने या हर साल। ट्रिब्यूट वाज कलेक्टेड एज एंड व्हेन इट वाज पॉसिबल फ्रॉम पीपल हु गिव अ वैरायटी ऑफ थिंग्स मोर और लेस विलिंगली। ट्रिब्यूट क्या होता है, जब कोई भी राजा को अपने मन से कुछ भी देना चाहता है तो वो ट्रिब्यूट होता है। देयर वर ऑल्सो द फॉरेस्टेड रीजन्स, उसके साथ साथ मौर्यन एम्पायर में फॉरेस्टेड एरियाज भी थे, यहाँ पे सिर्फ जंगल जंगल था। पीपल लिविंग इन दीज एरियाज वर मोर और लेस इंडिपेंडेंट बट मे हैव बीन एक्सपेक्टेड टू प्रोवाइड एलिफेंट, टिम्बर, हनी, वैक्स टू मौर्यन ऑफिशियल। लास्ट चैप्टर में देखा था टैक्स का मतलब सबके लिए पैसे नहीं होता, ठीक है, कि मनी ही देना, भाई किसी के लिए जो भी अवेलेबल है, जैसे जो लोग हंटर गैदरर्स थे, फॉरेस्ट में रहते थे, उनको क्या एलिफेंट्स प्रोवाइड करना, टिम्बर, लकड़ी, हनी, वैक्स, ये सब मौर्यन ऑफिशियल्स को देना होता था। बात करते हैं द एम्परर एंड द कैपिटल सिटी। मेगास्थनीज वाज एन एम्बेसडर हु वाज सेंट टू द कोर्ट ऑफ चंद्रगुप्त बाय ग्रीक रूलर ऑफ वेस्ट एशिया नेम्ड सेल्यूकस निकेटर। तो यहाँ पे अब हम पढ़ रहे हैं एक बहुत इंपॉर्टेंट इंसिडेंट है, जो कि क्या आपके हिस्ट्री पॉइंट ऑफ व्यू से, यानी कि आपको ये चीज़ याद रखनी है लाइफ टाइम के लिए। मेगास्थनीज कौन था, एक एम्बेसडर था, एम्बेसडर यानी कि एक तरीके से मिनिस्टर, जो कि भेजा गया था चंद्रगुप्त मौर्य के कोर्ट में, किसकी तरफ से, वेस्ट एशिया का एक ग्रीक का रूलर था जिसका नाम था सेल्यूकस निकेटर। सेल्यूकस निकेटर ने भेजा था मेगास्थनीज को। उसके बाद मेगास्थनीज ने आके एक पूरी किताब लिखी, रोट एन अकाउंट अबाउट व्हाट ही सॉ, हियर इज अ पार्ट ऑफ हिज डिस्क्रिप्शन। यानी कि वो यहाँ आया, उसने इंडिया के पूरे रूल के ऊपर एक किताब लिखी, ठीक है, तो उसी के कुछ लाइन है जो आपको पढ़नी है। The occasions on which the emperor appears in public are celebrated with grand royal processions। यानी कि जब भी एम्परर यानी मेन राजा पब्लिक में आया करता था, लोग बहुत खुश होते थे, लोग त्योहार जैसे उसको मनाते थे। ही इज कैरीड इन अ गोल्डन पैलेंक्विन, वो किसमें, एक गोल्डन यानी कि सोने के, जिसमें आपकी जैसे डोली होती है ना जिसमें दुल्हन जाती है, मतलब कुछ इसी तरीके से, मतलब 4 लोग उसको उठा के चलते थे अपने कंधों पे, राजा उसके ऊपर जाता था, पैलेंक्विन। हिज गार्ड्स राइड एलिफेंट्स डेकोरेटेड विद गोल्ड एंड सिल्वर। उनके जो गार्ड्स थे, राजा के गार्ड्स, वो एलिफेंट्स पे चलते थे बैठ के, जो एलिफेंट्स को गोल्ड और सिल्वर से सजाया हुआ होता था, मतलब बहुत ग्रैंड होता था एकदम।
Some of the guards carry trees on which live birds including a flock of trained parrots circle about the head of the emperor. यानी कि उसके साथ साथ कुछ गार्ड ऐसे भी थे जो थोड़े ट्रीज को लेके चलते थे जिनमें कुछ ट्रेंड चिड़ियाएं थी जो कि इनका काम क्या था, राजा के सर के पास गोल गोल चक्कर लगाना. The king is normally surrounded by armed women. He is afraid that someone may try to kill him. He has special servants to taste the food before he eats. बताया गया था राजा की कैसे केयर होती थी. उसके राजा के आसपास हमेशा कैसे सराउंडेड व आर्म्ड यानी कि एकदम तैयार वेपन्स के साथ तैयार वुमेन्स उसके आसपास रहती थी उसको सेफ्टी करने के लिए उसके साथ, क्योंकि उन्हें डर रहता था कोई इसको मारने की कोशिश ना करे. उसके अलावा स्पेशल सर्वेंट भी थे राजा के पास, इसके लिए टेस्ट करने के लिए फूड को उसके खाने से पहले कि कहीं कोई उसके खाने में जहर ना मिला दे. ही नेवर स्लीप्स इन द सेम बेडरूम फॉर 2 nights. राजा की बात क्या थी, इतनी वो थी कि वो कभी भी राजा एक ही बेडरूम में 2 दिन लगातार नहीं सोता था, मतलब हर दिन अलग कमरे में. एंड अबाउट पाटलिपुत्र मॉडर्न पटना ही रोट, मतलब पाटलिपुत्र के बारे में उसने क्या लिखा है, दिस इज अ लार्ज एंड ब्यूटिफुल सिटी. ये एक बहुत बड़ा सुंदर शहर है. इट इज सराउंडेड बाय अ मैसिव वॉल. इसकी पूरी तरह से एक बहुत ऊंची दीवार से घिरा हुआ है. इट हैज 570 टावर्स एंड 64 गेट्स. इसमें कितने टावर और गेट्स हैं. द हाउसेज ऑफ 2 and 3 stories आर बिल्ट ऑफ वुड एंड मड ब्रिक. The king's palace is also of wood and decorated with stone carvings. It is surrounded with gardens and enclosures for keeping birds. यानी कि बताया गया शहर के बारे में कि उसमें घर हैं जो कि 2 से 3 मंजिला बने हुए हैं, कुछ लकड़ी से कुछ मिट्टी की ईंटों से, कि जो राजा का महल है वो भी लकड़ी से बना हुआ है जो कि डेकोरेट करा गया है स्टोन की कार्विंग से. उसमें बहुत सारे गार्डन भी हैं. तो ये उसने किसके बारे में बताया, पाटलिपुत्र के बारे में. अब हम जानते हैं अशोक के बारे में. तो अशोक अ यूनिक रूलर. अशोक जो था वो द मोस्ट फेमस मौर्यन रूलर ऑफ अशोक जो था वो मौर्यन एम्पायर का सबसे फेमस राजा था. He was the first ruler who tried to take his message to the people through inscription. वो पहला राजा था जिसने लोगों तक अपने मैसेज को तक पहुंचाने का जरिया ढूंढा, इंस्क्राइब करना यानी कि पत्थर पे अपनी कई बात लिख देना. Most of Ashoka's inscription were in Prakrit and were written in the Brahmini script. यानी कि जो भी उसके ज़्यादातर इंस्क्रिप्शन आप समझे कि नहीं समझे, यानी कि कोई भी जो भी आपके मन में बात है राजा के या कोई भी रूल है या कुछ भी जो भी अच्छा उसे लगा वो पत्थर पे लिखवा देता था ताकि पूरी दुनिया उसे आराम से पढ़ पाए और वो कभी मिटे ना. ठीक है, तो ज़्यादातर वो लिखे होते थे प्राकृत यानी कि जो आपको बताया लैंग्वेज है, और ब्राह्मणी स्क्रिप्ट में जो कि आम लोगों की भाषा है ताकि उसे ज़्यादा से ज़्यादा लोग समझ पाए. अशोका की एक बहुत इंपॉर्टेंट हिस्ट्री है जो आप समझनी है कि अशोका जो एक इतना फेमस राजा कैसे बन गया. कलिंग इज द एंशिएंट नेम ऑफ कोस्टल ओडिशा. यानी कि ओडिशा जो जगह है ना कोस्टल यानी कि जो पानी की एक तरफ, जैसे ये अर्थ है इंडिया आपका, तो ये वाला जो एरिया है पानी की तरफ वाला, इसे कहते हैं कोस्टल उड़ीसा. ठीक है, तो कोस्टल उड़ीसा वाले एरिया को कलिंग कहा जाता था. अशोक की लड़ाई हुई क्योंकि अशोक का मौर्यन एरिया था, मौर्यन तो पूरा सेंटर में फैला हुआ था. फॉट अ वॉर टू कनकर कलिंग. एक बार अशोक ने लड़ाई लड़ी कलिंग पे जीत हासिल करने के लिए. हाउएवर ही वाज सो हॉरिफाइड व्हेन ही सॉ द वायलेंस एंड ब्लडशेड दैट ही डिसाइडेड नॉट टू फाइट एनी मोर वॉर्स. हुआ क्या, जब वो लड़ाई खत्म हो गई पूरी, अशोक जीत गया, पर जब लड़ाई पूरी खत्म हुई तो उसने अपने आसपास नजर घुमा के देखा तो उसे पता क्या दिखा, लाखों करोड़ों लोगों की लाशें पड़ी हैं हर तरफ, पूरी जमीन खून से हो चुकी है, उसके हाथों में पूरी बॉडी पे खून लग रहा है. तो जब उसने ये सारा सीन देखा तो मतलब वो उसके लिए एक लाइफ चेंजिंग मोमेंट बन गया. उसने उसी दिन डिसाइड कर लिया कि आज से वो कोई भी लड़ाई नहीं लड़ेगा और कोई भी वॉर नहीं लड़ेगा. He is the only king in the history of the world who gave up conquest after winning a war. वो दुनिया का इकलौता ऐसा राजा था जिसने लड़ाई जीतने के बाद भी पूरी वॉर से ही नाता तोड़ दिया, यानी कि छोड़ दिया उसने लड़ना. अशोक्स इंस्क्रिप्शन डिस्क्राइबिंग द कलिंग वॉर. अब अशोक की एक इंस्क्रिप्शन पे कलिंग वॉर का जो पूरा सीन है वो लिखा हुआ है. चलो आओ उसको पढ़ते हैं. दिस इज व्हाट अशोक डिक्लेयर्ड इन वन ऑफ हिज इंस्क्रिप्शन. यानी कि ये लिखा हुआ है कि अशोक ने क्या लिखवाया. 8 years आफ्टर बिकमिंग किंग आई कंकर्ड कलिंग. यानी कि मेरे राजा बनने के 8 साल बाद मैंने कलिंग पर कब्जा किया. अबाउट 1.5 lakh पीपल वर कैप्चर्ड. लगभग 1.5 लाख लोगों को बंदी बना लिया. एंड मोर देन 1 lakh पीपल वर किल्ड. और लगभग 1 लाख से ज्यादा लोग मारे भी गए. दिस फिल्ड मी विथ सॉरो. इससे मैं दुख से भर गया. पर क्यों?
Whenever an independent land is conquered, lakhs of people die and many are taken prisoner. Brahmins and monks also die. यानी कि उसने कहा जब भी एक ऐसा राज्य जो कि इंडिपेंडेंट है, किसी के अंडर में नहीं है, उस पर कोई हमला करता है तो उसमें लाखों लोगों की मौत होती है, कई लोग प्रिजनर बन जाते हैं और इवन ब्राह्मण और मॉन्क जो लोग बिल्कुल भगवान के प्रिय हैं, मतलब भगवान की पूजा करते हैं, उनकी तो कोई गलती भी नहीं है, वो भी मारे जाते हैं बिना किसी कसूर के। ठीक है। People who are kind to their relatives and friends, to their slaves and servants die or lose their loved ones. कई बार ऐसा होता है जो लोग बहुत अच्छे हैं नेचर के, प्यार करते हैं लोगों से, वो भी मर जाते हैं या फिर उनके लव्ड वंस जिनसे वो प्यार करते हैं वो मर जाते हैं। That is why I am sad. इसीलिए मैं दुखी हूँ and have decided to observe धम। और क्या ऑब्जर्व करना शुरू कर रहा हूँ? धम। धम यानी कि धर्म। उस समय उसका नाम क्या था? धम। इसके बारे में अभी हम बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। ठीक है। धर्म आपको पता है ना, हिंदू धर्म यानी कि अपने धर्म की मानो। हमारा धर्म हमें ये थोड़ी सिखाता है कि आप लड़ो, हमला करो, किसी का राज लूट लो, ये सब नहीं सिखाता। वो हमें प्यार करना सिखाता है। चाहे कोई भी धर्म हो, कोई भी धर्म हमेशा प्यार करना सिखाता है। तो इसीलिए उसने क्या, किस पे ध्यान देना शुरू किया? धर्म पे। एंड टू टीच अदर्स अबाउट इट एज वेल। और उसने साथ में ठान ली कि मैं लोगों को भी इसके बारे में सिखाऊंगा, क्योंकि वो राजा है, उसकी जिम्मेदारी है। आई बिलीव दैट विनिंग पीपल ओवर थ्रू धम्म इज मच बेटर देन कंकरिंग देम थ्रू फोर्स। उसने बोला मैं ये मानता हूं कि लोगों को धर्म मैं बार बार नहीं बोल पाऊंगा, अजीब लगता है, धर्म से जीतना कई गुना अच्छा है उनको लड़ के उनसे जीतने से। I am inscribing this message for the future so that my son and my grandson after me should not think about war. Instead, they should try to think about how to spread धर्म। यानी कि मैं ये मैसेज इसलिए लिखवा रहा हूँ ताकि मेरे बेटे या मेरी आने वाली जनरेशन वो इसे पढ़े और कभी भी वॉर की ना सोचे, बल्कि सोचे कि कैसे धर्म का जो मैसेज है उसे ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाया जाए। धर्म जो है प्राकृत भाषा में धम्म कहा जाता है। धम्म को मतलब धर्म को ही प्राकृत भाषा में धर्म कहा जाता है। ठीक है। अब अशोका का ये जो धर्म था, धम्म था, ये आखिर था क्या? आइए इसको और अच्छे समझते हैं। अशोक जो था डिड नॉट इन्वॉल्व वर्शिप ऑफ अ गॉड और परफॉर्मेंस ऑफ अ सैक्रिफाइस। ऐसा नहीं है कि वो अपने धर्म में पूजा पाठ में लग गया या किसी भी एक गॉड की, वो किसी भी गॉड की पूजा नहीं करता था, ना वो कोई यज्ञ या सैक्रिफाइस करता था। ही फेल्ट दैट जस्ट एज अ फादर tries to teach his children, he had a duty to instruct his subjects। यानी कि वो ऐसा मानता था बिल्कुल जैसे एक बाप की जिम्मेदारी होती है अपने बच्चों को अच्छी चीज़ें सिखाना, उसी तरीके से he had a duty to instruct his subjects। उसकी भी ड्यूटी थी अपने जो सब्जेक्ट्स यानी कि उसके जो लोग उसके अंडर में हैं उनको सही चीज़ की राह दिखाना। He was also inspired by the teachings of बुद्ध। और उसने किस किस से इंस्पिरेशन ली? बुद्ध, यानी कि वो बुद्ध धर्म को मानता था। There were number of problems that troubled him। बहुत सी उसके साथ दिक्कतें आई। People in the empire followed different religions। क्यों? पहला तो लोग जो थे अलग अलग धर्म को मानते थे, कोई हिंदू धर्म को मानता था, कोई किसी धर्म को मानता था। And this sometimes led to conflict, जिसकी वजह से कई बार लड़ाइयाँ होनी शुरू हो गई, क्योंकि कुछ लोग अशोक का जो धर्म था जो कि भगवान, किसी भी एक भगवान को फॉलो नहीं करता था, वो क्या था? पीस मानता था, मतलब शांति और अमन चैन, ये वो जानता था। और कुछ लोग हिंदू धर्म को फॉलो करते थे, जिसकी वजह से कई बार लड़ाइयाँ हो जाती थी। एनिमल्स वर सैक्रिफाइस्ड, स्लेव्स एंड सर्वेंट्स वर इल ट्रीटेड, बिसाइड्स देयर वर क्वारल्स इन फैमिलीज एंड अमंगस्ट नेबर्स, जिसकी वजह से बहुत सी दिक्कतें आई। बहुत से जानवर मरे, बेचारे नौकर सर्वेंट, इन लोगों की बहुत बुरी तरह हालत हो गई, जिसकी वजह से कई बार लड़ाइयाँ होने लग गई आपस घरों में, रिश्तेदारों में। अशोक फेल्ट इट वॉज हिज ड्यूटी टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम। अशोक ने ये चीज़ फील करी कि यार ये तो उसकी जिम्मेदारी है, राजा वो है कि इन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करे। सो ही अपॉइंटेड ऑफिशियल नोन एज धम्म महामत्ता। उसने क्या, कुछ लोगों को अपने अपॉइंट करा जिनकी पोस्ट क्या थी? धम्म महामत, हु वेंट फ्रॉम प्लेस टू प्लेस टीचिंग पीपल अबाउट धम्म। जिनका क्या काम था? अलग अलग जगह जाएं और लोगों को धम्म का यानी कि धर्म का सही मतलब समझाएं। Besides, Ashok got his message inscribed on rocks and pillars, instructing his officials to read his message to those who could not read it themselves। उसके साथ साथ उसने अपनी जो भी धर्म की बातें थी, जो भी वो चाहता था लोगों तक पहुंचाना, वो इंस्क्रिप्शन यानी कि अलग अलग पत्थरों पे लिखवा दी और अपने लोगों से बोल दिया, अपने सैनिकों से, कि जो लोग नहीं पढ़ सकते या किसी कारण नहीं पढ़ पा रहे, उनके लिए इन्हें पढ़ के भी सुनाओ। Ashok also sent messengers to spread ideas about धम्म to other land। हमारे देश के साथ साथ उसने अलग अलग, जैसे सीरिया, इजिप्ट, ग्रीस, श्रीलंका, ऐसे अलग अलग जगह भी उसने लोगों को भेजा
ताकि वो अपना जो धर्म का मैसेज है वो पूरी दुनिया में फैला पाए। ही बिल्ट रोड, डग वेल्स, बिल्ट रेस्ट हाउस, बिसाइड्स ही अरेंज मेडिकल ट्रीटमेंट फॉर बोथ ह्यूमन एंड एनिमल्स। उसने सारे वो काम करे जो एक वाइज इंसान को करने चाहिए। उसने रोड्स बनवाए, वेल्स कुएं खुदवाए, उसने रेस्ट हाउस बनवाए और बहुत अच्छा मेडिकल ट्रीटमेंट की इंतजाम करा इंसानों के लिए भी और जानवरों के लिए भी। अशोका का मैसेज अपने लोगों के लिए, पीपल परफॉर्म अ वेराइटी ऑफ रिचुअल्स व्हेन दे फॉल इल, यानी कि जब कोई भी इंसान तबीयत खराब हो जाती है तो लोग बहुत से हरकतें करते हैं उल्टी सीधी। व्हेन देयर चिल्ड्रन गेट मैरिड, व्हेन चिल्ड्रन आर बोर्न और व्हेन दे गो ऑन अ जर्नी। हम देखो बहुत सारे रिचुअल्स आप समझते हो ना, यानी कि कोई भी पूजा पाठ, भगवान से मांगना कुछ भी। तो जब कोई तबीयत खराब हो जाए तो हम क्या जाते हैं भगवान के पास, भगवान इसे बचा लो, इस तरीके से पूजा पाठ में लग जाते हैं। या शादी होती है तब भी हम बहुत पूजा पाठ करते हैं, किसी के बच्चे होते हैं तब, या इस तरीके से कुछ भी होता है तो हम बहुत से रिचुअल्स करते हैं। दीज रिचुअल्स आर नॉट यूजफुल। अशोक का क्या कहना था, ये जो आप भगवान के सामने ऐसे हाथ जोड़ लेते हो और पूजा पाठ में लग जाते हो, ये किसी काम का नहीं है। If instead people observe other practices, this would be more fruitful। यानी कि ये करने से अच्छा अगर आप कुछ ऐसा करें जो कुछ अच्छा जो वो बता रहा था तो वो ज़्यादा फ्रूटफुल होगा। और वो जो ये अदर है वो क्या है, वो क्या कहता है? अशोक के अकॉर्डिंग धर्म क्या है वो समझो। अशोक के अकॉर्डिंग धर्म है बीइंग जेंटल विद स्लेव एंड सर्वेंट। सबसे पहले तो आपके जो नौकर हैं, सर्वेंट हैं, उनके साथ आप अच्छा व्यवहार करो, अपने से बड़ों की हमेशा इज्जत करो। ट्रीटिंग ऑल क्रीचर विद कंपैशन, चाहे कोई भी जानवर हो, कोई भी इंसान हो, कुछ भी हो, सबको एक अच्छे नज़रिए से देखो। यानी ये नहीं कि ये तो बहुत इसको मार डालो या ये तो बहुत छोटी जात है, ये सब भूल जाओ। गिविंग गिफ्ट्स टू ब्राह्मण एंड मॉन्क, ब्राह्मण और मॉन्क को हमेशा दान करो। दान बहुत ज़रूरी है, दान बहुत करता था अशोक। इट इज़ बोथ रॉन्ग टू प्रेज वंस ओन रिलीजन और क्रिटिसाइज अनदर, यानी कि दोनों ही चीज़ें गलत हैं। या तो आप अपने धर्म की ज़्यादा तारीफ कर रहे हो या किसी और के धर्म की बुराई कर रहे हो, तो ये दोनों ही चीज़ें गलत हैं। इफ वन शुड रिस्पेक्ट द अदर्स रिलीजन, ईच वन शुड रिस्पेक्ट अदर्स रिलीजन, यानी कि हर एक को दूसरे के धर्म की भी पूरी इज्जत करनी चाहिए। If one praises one's own religion while criticizing another's, one is actually doing greater harm to one's own religion। यानी कि अशोक के अकॉर्डिंग अगर कोई इंसान किसी और के धर्म को बुरा कह के अपने धर्म को अच्छा कर रहा है तो दरअसल वो अपने ही धर्म को गलत साबित कर रहा है। Therefore, one should try to understand the main ideas of another's religion and respect it। तो इससे आपको पता चला कि धर्म आखिर है क्या। वो कहता है कि इंसान को हमेशा कोशिश करनी चाहिए समझने की कि जो दूसरा इंसान का धर्म है वो क्या सिखाता है। तो इसीलिए पंडित जवाहरलाल नेहरू द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया रोट, उन्होंने क्या लिखा था, हिज एडिक्ट्स स्टिल स्पीक टू अस इन लैंग्वेज वी कैन अंडरस्टैंड एंड वी कैन स्टिल लर्न मच फ्रॉम देम। यानी कि पंडित जवाहरलाल नेहरू ने भी अपने टाइम पे जब वो पहले वो बने प्राइम मिनिस्टर आपके, तो उन्होंने क्या बोला कि जो अशोक ने एडिक्ट्स लिखवाए थे यानी इंस्ट्रक्शन, वो हमारे आज भी काम आते हैं, हमें समझ में आते हैं और हमारे लिए ज़रूरी है। तब आपको अच्छे समझ में आया कि अशोक क्या चाहता था, उसका धर्म क्या था। ठीक है, ये यहाँ पे आपकी थोड़ी सी ब्राह्मणी स्क्रिप्ट दे रखी है, अर्ली ब्राह्मणी, देवनागरी, बंगाली, मलयालम, तमिल, इन सब में यहाँ पे अ ही लिखा हुआ है। अलग अलग भाषा में कैसे लिखा जाता है देख लो। ठीक है, तो बस इसी के साथ थोड़ा सा एल्सवेयर और पढ़ लेते हैं। समवट बिफोर द टाइम ऑफ मौर्यन एम्पायर, मौर्यन एम्पायर से पहले लगभग 2400 एम्परर्स इन चाइना बिगैन बिल्डिंग द ग्रेट वॉल। तो इसमें हम क्या पढ़ेंगे, ग्रेट वॉल के बारे में। चाइना में लोगों को एक शौक चढ़ गया, राजाओं को, कि भाई कौन ज़्यादा बड़ी दीवारें बनवा देगा। इट वॉज मेंट टू प्रोटेक्ट द नॉर्दर्न फ्रंटियर ऑफ द एम्पायर फ्रॉम पैस्टोरल पीपल। वो किस लिए था, क्योंकि जो चरवाहे थे वो कहीं दूर दूर से आके उनके यहाँ नुकसान पहुंचा देते थे, तो उससे बचाने के लिए उन्होंने ये बड़ी बड़ी दीवारें लंबी लंबी बनाने शुरू करे। Addition to the wall were made over a period of 2000 years because the frontiers of the empire kept shifting। जो frontiers थे वो अलग अलग जगह शिफ्ट होने लग गए, तो इसका जो प्रोसेस था दीवार बनने का ये बहुत बहुत सालों तक चला। The wall is about 6400 किलोमीटर लॉन्ग। हम बात करें द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना की, चाइना की दुनिया की सबसे बड़ी लंबी दीवार जो कि है 6400 किलोमीटर की। मतलब सोचो इतना बड़ा, मतलब बहुत ज़्यादा लंबी। एंड इज मेड ऑफ स्टोन एंड ब्रिक विद अ रोड अलॉन्ग टॉप। क्या इसके ऊपर एक रोड बनी हुई है जिस पे लोग चलते हैं, इस तरीके से दीवार बनाई गई है, यानी कि इधर ऐसे, यहाँ बीच में रोड है और ये पूरी एक दीवार है। ठीक है, आया समझ में? देखी हुई चांदनी चौक टू चाइना, बस वही। Several thousand people worked to build the wall. There are
टावर्स ऑल अलोंग ए डिस्टेंस ऑफ 100 to 200 मीटर, यानी कि कई हजारों लोग लगे इसे बनाने में, और हर 100 से 200 मीटर के बीच में एक वॉच टावर जैसे इस तरीके का, जहाँ पे लोग पहले गार्ड खड़े रहते थे, उसके लिए था। तो दैट्स इट, इसी के साथ हमने पूरा चैप्टर खत्म कर दिया। बहुत मजा आया मुझे पढ़ा के। आप बताओ आपको कैसा लगा पढ़ के, कैसे बताओगे? कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट करके बताओगे। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर करना, ठीक है? आपका एक लाइक, एक कमेंट मेरा दिन बना सकता है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और हाँ, अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा, सब्सक्राइब कर दो। हम मिलजुल के पूरा सिलेबस 6th 7th 8th का आराम से खत्म करने वाले हैं। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, पढ़ते रहिए।